अगर आप किसी को किसी भी तरह से प्यार से या चालाकी से या ठगी से कैसे भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाते हैं या किसी भी तरह का और नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कुदरत उस हर चीज़ का हिसाब रखती है और समय आने पर आपको उसे रिटर्न करना पड़ता है। बच निकल जाने का कोई रास्ता ये कुदरत नहीं देती। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ अशोक जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अशोक जी जो आज लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। अशोक जी की एक ही बेटी है। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनकी एक ही बेटी है जो अमेरिका में सेटल है। अब हम समझ सकते हैं क्योंकि उनकी इकलौती संतान है, तो इस वजह से बहुत गहरा एक प्रेम भी है और उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि उन्होंने अपनी इकलौती संतान को इतनी दूर भेजने का फ़ैसला क्यों लिया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है, वो जो मुख्य बात है जो उन्हें कचोटती है, वो ये कि अशोक जी की संतान बड़ी मुश्किल से हुई थी। एक ही बेटी है उनकी, तो बड़े प्रेम से उन्होंने उसे पाला-पोसा, सब कुछ मतलब एक सामान्य माता-पिता जैसे अपने बच्चे के लिए करते हैं, उससे भी ज़्यादा। वो कहते हैं कि उसके मुँह से बात बाद में निकलती थी और हम पूरी पहले करते थे। ये, इतने प्रेम से उन्होंने अपनी बेटी को पाला और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उनकी बेटी की भी लव मैरिज थी, तो शादी के जल्दी बाद ही उनकी बेटी अमेरिका शिफ्ट हो गई। आज उनकी बेटी को अमेरिका शिफ्ट हुए भी लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। लेकिन उनकी बेटी की तरफ से एक बहुत ही जैसे निग्लेक्ट किया जाता है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी को हमसे बात करने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम ही फ़ोन करते हैं, उधर से तो कभी फ़ोन आता ही नहीं है। कभी हाल-चाल भी पूछती है तो ऐसे लगता है जैसे एक फ़ॉर्मेलिटी हो रही है। कुछ मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, जबकि हमने उसका लालन-पालन बहुत प्यार से किया है और अब जो उसका व्यवहार हमें नज़र आता है, कई बार दिल को चोट पहुँचती है और समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है, जबकि वो उनकी इकलौती संतान है। अब हम अशोक जी के पीएलआर पर आते हैं कि किस तरीके से पूर्व जन्मों के संबंध इस जन्म में खुलकर सामने आए। मैं एक 29-30 साल का हष्ट-पुष्ट युवा लड़का हूँ। मेरी शादी हो रही है। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है, वो भी लगभग 36-27 साल की है, लगभग मेरी ही उम्र की है। लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन शादी का माहौल थोड़ा बोझिल-सा है। शादी तो हो रही है, लेकिन शादी में जैसी खुशी होनी चाहिए, नाच-गाना होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक दुःख भरे से और बोझिल से माहौल के अंदर शादी हो रही है। एक और महिला जो लगभग 25-26 साल की है, उसकी गोदी में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो भी इस शादी का हिस्सा है और उसके चेहरे पर गहरी उदासी है। ऐसे लग रहा है जैसे वो इस शादी से सख्त नाखुश है। यहाँ अशोक जी ने जो अपना विवाह देखा, उनकी जो इस बर्थ में पुत्री है, वो ही पास्ट बर्थ में उनकी सेकंड वाइफ के रूप में है। और ये जो विवाह में इन्होंने इतना एक बोझिल सा माहौल देखा, वो इसलिए क्योंकि इनकी शादी इनके बड़े भाई की पत्नी से, जो कि अभी-अभी विधवा हुई हैं, उनसे हो रही है। इनकी बड़े भाई की पत्नी जो लगभग 25-26 वर्ष की हैं, अभी उसकी कोई संतान नहीं है। लेकिन क्योंकि बड़े भाई की असमय ही मृत्यु हो गई है, इसलिए उनके परिवार के लोगों द्वारा, उनके माता-पिता द्वारा और समाज के लोगों के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि क्योंकि लड़की, उनके बड़े भाई की पत्नी अभी बहुत युवा है, छोटी आयु की है, इसलिए उनका विवाह उन्हीं के देवर के साथ कर दिया जाएगा, यानी अशोक जी के साथ। जबकि अशोक जी ऑलरेडी न सिर्फ विवाहित हैं बल्कि उनकी 2 संतानें भी हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि उनकी पहली पत्नी
इस विवाह से सख्त नाखुश है। वो नहीं चाहती कि उनकी जेठानी ही अब उनकी सौतन के रूप में उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो मजबूर है। समाज के हाथों, ससुराल वालों के हाथों, सबके हाथों वो मजबूर है और ना चाहते हुए भी इस शादी को होने दे रही है। और जो पास्ट बर्थ में उनकी पहली पत्नी के रूप में रही, वो इस बर्थ में भी उनकी पत्नी के ही रूप में है। और जो उनकी सेकंड पत्नी यानी उनके बड़े भाई की विधवा पत्नी के रूप में थी, जिनसे बाद में उनका विवाह हुआ, जो आज उनकी बेटी के रूप में उनके सामने है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी बहुत तन्मयता से, बहुत ही प्रेम से घर संभाल रही हैं, चीज़ें संभाल रही हैं, देखभाल कर रही हैं घर की, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसे सब कुछ संभाल रही हैं जैसे ये घर उनका है, वो इस घर से बहुत जुड़ी हुई है। अशोक जी की पहली और दूसरी पत्नी दोनों अड़ोस पड़ोस के घरों में ही रहती हैं। एक साथ नहीं रहती, लेकिन आसपास रहती हैं। अशोक जी की पहली पत्नी का अपने पति पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और उनकी तरफ से एक सख्त बाउंड्री बनाई गई है कि वो उनकी दूसरी पत्नी, जो कि कभी उनकी जेठानी हुआ करती थी, के पास नहीं जाएंगे। या तो वो जाने नहीं देती हैं, और अगर वो जाते भी हैं तो घर में बहुत कलेश होता है और वो कुछ ही घंटों में वापस घर लौट आते हैं। कुल मिला के शादी तो की गई है, लेकिन पत्नी वाले जो अधिकार होते हैं, ना समाज द्वारा, ना परिवार द्वारा, ना अशोक जी द्वारा, ना अशोक जी की पहली पत्नी के द्वारा, किसी के भी द्वारा उस सेकंड पत्नी को नहीं दिए गए हैं। एक तरह से उस लड़की का यूज़ किया गया, क्योंकि परिवार वालों को लगता था कि अब चूँकि संतान नहीं है और पति की मृत्यु हो चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने पति का हिस्सा लेकर अपने मायके चली जाएगी। क्योंकि अब तो उसकी संतान नहीं है, तो यहाँ रुके रहने की कोई वजह भी नहीं है। इसीलिए एक तरह से दबाव डालकर, सब पर ही दबाव डालकर, अशोक जी पर, अशोक जी की पत्नी पर, अशोक जी की जो जिनसे दूसरा विवाह हुआ उन पर, इस शादी को अंजाम तो दिया गया, लेकिन एक पत्नी वाले हक कभी भी उनकी सेकंड पत्नी को नहीं दिए गए। बल्कि ये शादी ही इसलिए हुई कि जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से की है वो यहीं रहे, ससुराल में ही रहे, उन्हीं के पास रहे, अशोक जी के पास ही रहे, उसके मायके तक ना पहुंच जाए। और इस तरह से सारे समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा एक लड़की को सिर्फ इसलिए कि कहीं वो अपने पति का हिस्सा लेकर दूसरी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी ना शुरू कर ले, इसीलिए, सिर्फ इसलिए उसके साथ न सिर्फ शादी का नाटक किया गया, बल्कि पूरी ज़िंदगी वो प्रेम से भी महरूम रहीं, क्योंकि कभी भी उनकी पहली पत्नी ने उनको यानी अशोक जी को उनकी सेकंड वाइफ के करीब नहीं जाने दिया। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि जो भी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, धनराशि थी, वो भी धीरे धीरे अशोक जी ने अपने कंट्रोल में कर ली। कुल मिला के उनकी दूसरी पत्नी के हिस्से में ना प्रेम, ना सम्मान और ना धन, कुछ भी नहीं आया। और एक अनपढ़ और सीधी महिला होने की वजह से वो ये समझ भी नहीं पाई कि किस तरीके से उसका यूज़ किया गया है, और उसने पूरी ज़िंदगी उस घर को अपना समझकर, जिस घर में वो एक तरह से बस वो एक केयर टेकर की तरह, नौकरानी की तरह थी, उस घर को अपना समझकर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बस घर के कामों को ही अपना समझकर गुजार दी। और आखिरी समय पर पूरा जीवन वृद्धावस्था में पहुंचकर इनकी सेकंड वाइफ को, जो कि आज के बर्थ में इनकी बेटी हैं, एहसास हुआ, समझ आया कि उसे किस हद तक चीट किया गया है, उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया है, और बुढ़ापे में किस तरीके से वो खाली हाथ है। और आज इस बर्थ में उनकी वही सेकंड वाइफ उनकी बेटी के रूप में उनके घर में आई। और यही रीज़न है कि अशोक जी बेइंतहा एक आम माता पिता जितना अपने बच्चे के साथ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा
वो अपनी बेटी के साथ करते रहे हैं बचपन से। यहाँ तक कि वो उनकी इकलौती संतान है, इसलिए उनकी जो भी धन संपत्ति है उसकी हकदार तो वही है। लेकिन फिर भी उसका कोई आकर्षण अपने माता पिता के प्रति प्रेम या कोई एक लगाव वो महसूस नहीं होता, वो नज़र नहीं आता। आज अशोक जी और उनकी पत्नी उसी फीलिंग से गुजरते हैं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, हमारी बेटी हमारे प्रति इतनी नीरस क्यों है, उदासीन क्यों है, उसे हमारे जीने मरने से कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, एक नैतिक रूप से अगर एक चीज़ देखें सामाजिक रूप से, तो हम ये बोलेंगे कि पास्ट बर्थ में चाहे जो भी हो, इस बर्थ में तो वो एक बेटी के रूप में है, तो बेटी का फ़र्ज़, वो भी इकलौती संतान, तो जब इकलौती संतान है तो इस नाते जो भी उसकी ड्यूटी बनती है अपने माता पिता के प्रति, तो जैसे वो धन संपत्ति की अधिकारी है वैसे वो उनकी सेवा की भी अधिकारी है। तो यदि उनकी पुत्री की तरफ से अपना धर्म नहीं निभाया जा रहा, तो क्या ये अशोक जी और उनकी पत्नी के लिए ये गलत नहीं है? हाँ, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये सही नहीं है। लेकिन इसीलिए ये बात कही जाती है कि कोई भी कर्म जब आप करते हैं तो डिटैच होकर करें, परमात्मा को समर्पित होकर करें, शुभ भाव से करें और हो सके तो सामने वाले को माफ़ कर दें। ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती है और कही जाती हैं कि जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं और काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका एक कार्मिक अकाउंट तैयार नहीं होता। जब कार्मिक अकाउंट तैयार नहीं होता, हिसाब तो तब भी होते हैं, कुदरत तो फेयर तरीके से काम करेगी, वो तो होगा, लेकिन तब आप उसके निमित्त नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो दर्द इकट्ठा नहीं हुआ है, इसलिए आप निमित्त नहीं बनेंगे। ऐसे समझ लीजिए कोई अगर गाली खाने योग्य काम कर रहा है, तो उसको गाली तो मिलेगी, लेकिन आपने अगर थोड़ी इस चीज़ को समझ के ज़िंदगी जी है, तो आप उस गाली से अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करेंगे, वो गाली आपके द्वारा नहीं निकलेगी। आपकी ज़ुबान सुंदर बनी रहे, शुद्ध बनी रहे, लेकिन कार्य ये प्रकृति अपने हाथों में ले, होना ऐसा ही चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत 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 ज़्यादा इन चीज़ों को अपने अंदर समेट के रखते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में वो आप ही अपने थ्रू ही उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। ये ऐसे है जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारे हमारे साथ ये गलत हुआ, हमने रिवेंज लेना है। नहीं, हमने अपने हाथों से लेना है। नहीं, हम उस बंदे को गोली मारेंगे, अपने हाथों से मारेंगे। होगा इंसाफ। आप अपने हाथ मत गंदे कीजिए, इंसाफ तो होगा। अशोक जी का केस तो यहीं समाप्त होता है और इस केस से हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम समझ सकते हैं कि अगर आप अब जैसे कि एक सीधी भोली नासमझ इंसान को बेवकूफ़ बनाया गया, तो ये मत समझिए कि आप कितने चालाक हैं, कितने समझदार हैं, आपने किसी को बेवकूफ़ बना लिया। आप ये समझिए कि आप कितने घटिया हैं, आप कितने ज़लील हैं कि सामने वाले ने आप पे भरोसा किया, आपसे प्यार किया, आपने उसके प्यार और विश्वास का क्या सिला दिया। और जब इन कर्मों का रिटर्न सामने आए, तो फिर स्वीकार भी करें। चुपचाप उसे सहेजे भी, स्वीकार भी करें कि हमसे गलती हुई है, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। अशोक जी का केस तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे जानना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम